नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदि सागर एकेडमी में। और आज हम वर्णमाला की दूसरी कक्षा पढ़ने जा रहे हैं। पहली कक्षा में हमने स्वरों का सामान्य परिचय देखा था और अब हमारे पास है स्वरों का वर्गीकरण, जिसके हमने विभिन्न आधार बनाए हैं कि कितने आधारों में हम स्वरों को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने स्वरों के बारे में जानकारी ली। वर्णमाला किसे कहते हैं इसे हमने पढ़ा ना। तो वर्णमाला वर्णों का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों की यदि मैं संख्या की बात करूं तो कुल जो वर्ण है वो 52 है। 52 हमारे पास वर्णों की क्या है? संख्या है। तो 52 वर्ण हमारे पास होते हैं, जैसे लिखे हुए हैं। सबसे पहले स्वर ध्वनि होती है आ ई उ री ए ओ औ। आहा अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी शकल अगर हम देखते हैं तो शकल सूरत से ये कैसे लगते हैं? स्वर की तरह देखेंगे दोनों को। और जब हम उच्चारण करते हैं तो अम में मां आता है और आहा में हा आता है। तो हमारे पास में अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही ना तो स्वर की और ना ही व्यंजन की श्रेणी में रखने के योग्य हैं, वहन करने के योग्य नहीं है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। फिर हम व्यंजन वर्णों की अगर बात करते हैं तो ये जो व्यंजन वर्ण है इन्हें हम 25 स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये अंतस्थ हैं, ये ऊष्म हैं, ये संयुक्त हैं और ये द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं या गौण व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। फिर हमने अगली चर्चा की स्वरों के बारे में। स्वरों का सामान्य परिचय देखा। मूल स्वर, ऐसे स्वर जो मूल रूप से बने हुए हैं, जिनसे अन्य स्वरों का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। उसके बाद संधि स्वर है। संधि स्वर से तात्पर्य है मूल स्वरों का दीर्घ रूप। सजातीय स्वरों से बने हुए स्वर क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। उसके बाद संयुक्त स्वर जो विजातीय स्वरों के मेल से बने हुए हैं। मात्राओं की चर्चा की और मात्राओं की चर्चा में हमने सबसे महत्वपूर्ण राग संबंधी नियम देखे कि कब शीर्षाभिमुख का प्रयोग किया जाता है और कब राग की राकार का प्रयोग किया जाता है और उनके नियम क्या हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। थोड़ी सी आज खांसी की समस्या है, गले की, एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों का वर्गीकरण हमने देखा कि हमारे पास में मात्रा काल के आधार पर, प्राणत्व के, घोषत्व के, मुख विवर के अनुसार, जीभ की स्थिति, वायु निष्कासन और होठों की या ओष्ठों की है ना स्थिति या मुखाकृति के आधार पर हमें पढ़ना है। तो पिछली कक्षा में हमने मात्रा काल के आधार पर चर्चा की। मात्रा काल से तात्पर्य है वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय। एक मात्रा, दो मात्रा और दो से अधिक मात्रा। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनमें दो मात्रा काल का समय लगता है, तो उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। मूल स्वर ही ह्रस्व स्वर है। आ ई उ और री, इनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है। उसी प्रकार से हमारे पास दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हमें दो मात्रा काल का समय लगता है। कितनी मात्रा काल का? दो मात्रा काल का, है ना। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ। तो यहीं पे अगर हम देखेंगे दीर्घ को दो श्रेणी में बांटा गया है। एक मूल दीर्घ है और एक संयुक्त दीर्घ है ना। एक मूल दीर्घ और दूसरा संयुक्त दीर्घ। कभी अगर पेपर में वैकल्पिक अगर मैं बात करूं, प्रश्न आते हैं तो आप मूल दीर्घ में या दीर्घ पूछता है तो सर्वप्रथम आपको प्राथमिकता देनी है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, है ना। यही मूल दीर्घ कहलाते हैं। आगे चल के उन्हें हम संयुक्त दीर्घ के रूप में भी जानते हैं। अब आ जाते हैं, चर्चा करते हैं प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर के बारे में हमने जाना था कि जब मंत्र उच्चारण में, नाटक, एकांकी लिखते समय लंबे स्वरों का प्रयोग करना है, किसी को पुकारना है, चिल्लाना है, ऐसी स्थिति में है ना हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु के चिन्ह के साथ या फिर हिंदी का 3 लिखकर आप क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, सांकेतिक रूप में लिखा जाता है ना। ओ ऐसे लिखना है तो ओ बनाया, 3 लिख दिया, हो गया। या एस बना दो आप, गुरु का चिन्ह कहलाता है ये जो एस है।
आगे चर्चा कर लेते हैं। फिर हमने देखा अच्छा, इसके बाद से हमें देखना है, अब आ जाते हैं हम प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर कहने से तात्पर्य क्या है कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाली प्राणवायु। ठीक है, यदि देखिए प्राण टिके हुए हैं वायु में, अगर भूल जाए तो ऐसे याद रखिएगा, प्राण किसमें टिके हुए हैं? वायु में। तो प्राणत्व से तात्पर्य है वर्णों के उच्चारण में लगने वाली प्राणवायु। कम लगती है तो अल्प प्राण, कम लगेगी तो क्या लग हो जाएगा? अल्प प्राण। अधिक लगेगी तो महाप्राण। और जितने भी स्वर हैं सभी के सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। परिभाषा में भी हमने पढ़ा था, कम समय में, कम प्राणवायु में, बिना अवरोध के उच्चारण होने वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ गया कि सभी के सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण। अगला है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व, घोषत्व से तात्पर्य है कंपन से। किससे? कंपन से। और कंपन तात्पर्य क्या है? स्वर तंत्रिकाओं में होने वाला गूंज या नाद, है ना? गूंज होनी चाहिए, गूंज, है ना? नाद, है ना? नगाड़े बजते हैं ना, कंपन होता है तो नाद कहते हैं। तो प्राणत्व से, घोषत्व से तात्पर्य है वर्णों के उच्चारण में होने वाला स्वर तंत्रिकाओं में कंपन। यदि कंपन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? घोष या सघोष कहते हैं। और कंपन नहीं होने पर वह क्या कहला जाता है? अघोष। तो ऐसा याद रखिएगा कि सभी के सभी स्वरों के उच्चारण में क्या होता है? स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। ठीक है, अगला आधार आ जाते हैं ओष्ठों की, है ना, या होठों की स्थिति या मुखाकृति के अनुसार है। ठीक है, मुखाकृति, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाषा कोई विषय नहीं है, भाषा सीखने का काम है ना? पैतृक संपत्ति नहीं होती भाषा, अर्जन के माध्यम से अर्जित संपत्ति कहलाती है, जिसका हम अर्जन करते हैं, सीखते हैं, है ना? तो भाषा को सीखा जाता है। अब आप एक बात बताइए, इसको याद क्यों करना है? आप वर्णों का उच्चारण करें, स्वरों का उच्चारण करें और मुख की आकृति जैसे हो वैसा आप लगा दीजिए। तो देखिएगा, होठों या मुखाकृति के अनुसार पर दो प्रकार के होते हैं, गोलाकार या वृत्ताकार, है ना? गोलाकार या वृत्ताकार। इसी एक होता है आवृतमुखी या आवृत्ताकार, है ना? वृत्तमुखी, वृत्ताकार। कहने का तात्पर्य है गोलाकार मतलब आपके होंठ गोल हो जाए, आवृतमुखी या आवृत्ताकार या प्रसृत स्वर जिसे कहेंगे उसके लिए गोल नहीं होंगे आपके होंठ। तो आप जैसे ही उच्चारण करेंगे आ का, किसका? आ का, गोल होगा? नहीं होगा। बड़ा आ, नहीं हुआ। फिर बोले ई, नहीं हुई। फिर बड़ी ई, नहीं हुआ। ऊ, हा। जैसे ही आप ऊ बोलेंगे आपके होंठ कैसे हो जाएंगे? गोल। बड़ा ऊ बोलने पर आपके होंठ कैसे हो गए? गोल। फिर तो ये कहां गए? ऊ और ऊ हमारे पास में कहां गए? वृत्ताकार में। आ में नहीं हुआ, आ में नहीं हुआ, ई में नहीं हुआ, तो ये कहां गए? आवृतमुखी में आ गए। ठीक है, यहां शायद गलत लिखा है, इसको ठीक करना है, ये गलत है ना? दोनों जगह एक ही चीज बन गई है। चलिए मैं इसको ठीक कर देता हूं। चलिए, तो यहां पर क्या है? गोलाकार कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो ऊ हुआ, बड़ा ऊ, फिर ओ और औ, ये हमारे क्या हो गए? होंठ गोल हो गए, तो उन्हें हम वृत्ताकार कहेंगे। आ के उच्चारण में होंठ गोल नहीं होते। बड़ा आ, ई, ए, आए, आप उच्चारण कर लें। यदि होंठ आपके जो हैं वो कैसे हो रहे हैं? गोल हो रहे हैं तो वृत्ताकार में, और गोल नहीं हो रहे हैं तो अवृत्ताकार में। बस इतनी सी, इसको याद क्यों करना? उच्चारण करके देख ले। ठीक है, चले अगला है मुख विवर के अनुसार। मुख विवर मतलब मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर, मतलब कितनी जकड़न होगी मुखाग्र, आपके मुख पर कितनी जकड़न होगी या कितना फैलाव आएगा, उसके आधार पर इसे बांटा गया है। एक होता है विवृत। विवृत से तात्पर्य क्या है? खुलना या ओपन होना, है ना? आसान भाषा में कहें तो ओपन हो गया, खुल गया, फैल जाना मुख का। और समृद्ध का मतलब होता है बंद हो जाना, क्लोज हो जाना। क्या हो जाना? क्लोज, बंद।
जकड़ जाना, पूरा भी मुंह बंद नहीं होगा, नहीं तो वर्ण के उच्चारण होगा कैसे, फिर वायु ही नहीं निकलेगी तो। ठीक है, तो पूरा कसाव आ जाना तो उसे हम कहते हैं संवृत। ठीक है, और एक है विव्रत। विव्रत मतलब पूरा खुलना। अब दो शब्द और लिखे हैं, ये लिखा है अर्धविव्रत और ये अर्ध संवृत। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मैं अंदर कमरे के अंदर हूं और दरवाजा बंद है और मैंने किसी से कहा कि दरवाजा आधा खोल दो। बंद है तो मैंने क्या बोला, आधा खोल दीजिए। और पूरा दरवाजा खुला है और मैंने किसी से कहा आधा बंद कर दे। तो अगर दरवाजा बंद है, आधा खोलने का मतलब क्या होता है, दरवाजा इस तरीके से होना, और दरवाजा पूरा खुला हुआ है, क्या है, पूरा खुला हुआ। आधा बंद कर देना मतलब तब भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब आधा बंद करें या आधा खोलें, स्थिति दोनों की क्या होगी, एक सी होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है, अर्धविव्रत हो या अर्ध संवृत हो, स्थिति एक सी होती है पर तरीका अलग अलग होता है। तरीका मतलब विव्रत में आधा बंद होगा, आधा कैसा हो जाएगा, बंद, आधा बंद। और इसमें क्या होगा, सॉरी, आधा खुलेगा, है ना, आधा बंद आधा खुलना, ओपन होना। और ये क्या हो जाएगा, आधा बंद होगा। वही दरवाजा, स्थिति एक सी होगी, तरीका अलग है। एक खुला हुआ था उसे आधा बंद किया, एक बंद था उसे आधा खोला। बस कहानी इतनी समझेंगे कि हमारे पास जितने भी स्वर हैं उनको बांटना है। जैसे मैं छोटे बड़े आ की बात करूं, एक होता है अ और एक होता है आ। तो आ के लिए आप जब बड़ा आ का प्रयोग करोगे तो पूरा मुख कैसा हो जाएगा, खुलेगा, बड़ा आ। उसी प्रकार से छोटा आ कैसे हो जाएगा, अर्धविव्रत हो जाएगा। आप उच्चारण करके देखें, आ। तो आ के लिए आपकी मांसपेशियां पूरी फैल जाएंगी, पूरा खुल जाएगा। लेकिन छोटे आ के लिए आपको क्या होगा, आधा मुख खोलना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कई बार बोला है कि आप उच्चारण करके देख लें, कम और काम, अंतर है। कम, काम, काम के लिए आपको मुख को क्या करना पड़ेगा, पूरा फैलाना पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं, ई का उच्चारण करते हैं। ई, ई। अब आप जब ई बोलेंगे तो आपका मुख जो है वो पूरा बंद हो जाएगा, ई, ई। उसी प्रकार से ऊ और ऊ। अब इससे ज्यादा आप बंद नहीं कर पाओगे, ई, ई, ऊ, ऊ। मांसपेशियां पूरी क्या हो जाती हैं, जकड़ जाती हैं। उसी प्रकार से आप जैसे ही ए बोलेंगे और आए बोलेंगे तो देखिएगा, आप ऐसे हाथ कर लें और मुख को सोचें कि मुख की हमारी स्थिति क्या है। तो जैसे आप बोलेंगे ए बोलने पर आपकी मांसपेशियां अंदर की ओर जकड़ती हैं और आए बोलने पर मांसपेशियां फैलती हैं। तो इसलिए मैंने बताया था आधा दरवाजा बंद खुलना और आधा बंद होना। तो जब आप ए बोलोगे, ए बोलने पर आधा बंद होगा, लेकिन आए बोलने पर मांसपेशियां फैलेंगी, स्थिति एक ही होगी। लेकिन आए कहने पर मांसपेशियां हमारी क्या होती हैं, बाहर की ओर आती हैं, बाहर की ओर, और ए बोलने पर जकड़ती हैं। तो आए जो है, आए, आए अर्धविव्रत कहलाता है और ए जो है अर्ध संवृत कहलाता है। इसमें आधा खुलता है और इसमें आधा बंद होता है। उसी प्रकार से आप जब औ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, औ, तो मांसपेशियां फैलेंगी, और ओ बोलेंगे तो मांसपेशियां क्या होंगी, जकड़ेंगी। ओ, औ, ओ। तो हमारे पास इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इनका वर्गीकरण कर लिया। बड़ा आसान है, याद करेंगे तो बन जाएगा, सॉरी समझेंगे तो बन जाएगा, याद करोगे तो एक दिन भूल जाओगे। तो बड़ा आ क्या है, विव्रत है। छोटा आ अर्धविव्रत है। ए, आए और औ क्या है, अर्धविव्रत है। ए और ओ क्या है, अर्धसंवृत है। ई, ऊ क्या है, आपके संवृत है। अगर भूल जाए तो आप, ये तो आपको पता है, बड़ा आ बोलते हो तो पूरा मुंह खुल जाता है, आ, है ना। और संवृत बोलेंगे तो ई, ऊ, पूरा मुख क्या होता है, जकड़ जाता है। ये हमने समझ गए। अब कैसे याद रखेंगे, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, ऐसे याद करना। हाँ, अब ये मत करना संवृत
पहले लिख दे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर ट्रिक खत्म हो गई। इस तरीके से परिभाषा लिखी हुई है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है संवृत कहलाते हैं। अर्ध संवृत वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है। ठीक है, अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत, इनकी परिभाषाएं लिखी हुई हैं, आप इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला वर्गीकरण देखते हैं, जीभ की स्थिति के आधार पर। आपकी जो जीभ है उसकी स्थिति के आधार पर हम देखेंगे कि जैसे ये आपकी जीभ है, हम इसे मान लेते हैं ये आपकी जीभ है। कैसी है? काली कलर की। जबान कैसी होती है? काली। ये आपकी जीभ है। चलिए, उसके बाद आपके यहां आ जाते हैं दांत, है ना, लाल लाल दांत, पान खाने वाले। ये आपके दांत हैं। ठीक है, इसको मैं पैक कर देता हूं। अब ये आपके दांत हो गए ये, और ये बीच में क्या है? जीभ। अब आप महसूस करो आपके अगल बगल चारों ओर क्या है? दांत, और उसके बीच में बेचारी जीभ फंसी हुई है, कई बार कट जाती है, दांतों में लग जाती होगी, है ना। अब इसके भाग की अगर मैं बात करूं, ये अग्रभाग कहलाता है। ये क्या है? अग्रभाग। ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है? मध्य भाग का है। और ये जो है हिस्सा है ये पश्च भाग का है। ये हमने मान लिया। अब आपको उच्चारण करके देखना है। ये जीभ है आपकी रखी हुई है, अगल बगल दांत है। आप जीभ में किसी भी प्रकार की हलचल मत करें, उसको बिल्कुल शांत बैठे, बिल्कुल शांत रहने दें और धीरे से बोलें अ अ अ अ। आप पूरा मुख खोल लें, थोड़ा सा खोल के रखें, जीभ को बिल्कुल स्थिर अवस्था में रखें और बोलें अ अ। तो आपको समझ में आएगा कि आ बोलने पर कोई हलचल नहीं हो रही है। आ, कौन सा? क्या बोला आपने? आ। अर्थात आ के उच्चारण करने के लिए यदि आ का शुद्ध उच्चारण करना है तो आपको जीभ को बिल्कुल स्थिर रखना पड़ेगा। अ, तो जीभ की स्थिति कैसे हो गई? मध्य भाग में, तो आ हो गया। लेकिन जब मुझे बड़ा आ बोलना है तो आप बोले अ अ अ अ। तो आपको जीभ को क्या करना पड़ेगा? पीछे की ओर। उसका तनाव कैसे होगा? पश्च ओर होगा। तो बड़ा आ का उच्चारण करने के लिए आपको जीभ को क्या करना पड़ेगा? पीछे की ओर खींचना पड़ेगा। अ अ अ अ। जब तक आप उच्चारण नहीं करेंगे, स्वयं से नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। या फिर याद करो, फिर और सीखना है तो बड़ा आसान है सीखने के लिए। तो हमने बोला अ, फिर क्या बोला? आ। तो आ के लिए आपने क्या किया? जीभ को पीछे की ओर खींच लिया। अ। अब जैसे ही आप बोलेंगे ई या बड़ी ई, ऊ ऊ, अब बोले ई ई, और बोले ऊ ऊ। तो आपको समझ में आएगा जैसे ही आपने ई बोली तो आपकी जीभ जो है आगे के दांतों को स्पर्श कर जाएगी। ई ई। और फिर देखेंगे जैसे ही आपने उच्चारण किया ऊ ऊ का, तो पुनः जीभ कैसे हो गई? पीछे की ओर हो गई। ऊ ऊ, ई ई, ऊ ऊ। इसका मतलब ई कहां से है? अग्रभाग से है। और आपने ऊ को के लिए क्या कर लिया? यहां से जीभ अग्रभाग से हटाकर कहां लेकर आ गए? पुनः आपने पश्च भाग में ले आए। तो आपने क्या? ई और ऊ कहां लेके आ गए? पश्च भाग में। ऊ ऊ। मांसपेशियों को आपने कहां खींचा? पीछे की ओर। तो जीभ की स्थिति भी कहां चली गई? पिछले भाग में, पश्च भाग में। ई ई उच्चारण करते ही
जीभ आपकी दांतों को स्पर्श कर गई तो ई कहां से है, अग्रभाग से है। और ऊ के लिए आपने जीभ को कहां खींच लिया, पीछे, तो पश्च भाग आ गया। उसी प्रकार से फिर आप बोलेंगे ओ औ, क्या बोलेंगे, ओ औ और ए आए। तो ए बोलने के लिए फिर आपकी ऊपर वाले दांतों में जीभ टकराएगी और सामने साइड आएगी ए आए, ओ औ। तो जैसे ही आपने ए और आए कहा, आपकी जीभ पुनः क्या आ गई, आगे की ओर। ओ औ के लिए आपने पुनः जीभ को कहां लेकर चले गए, पश्च ओर पे। तो आपके मध्य भाग से आपने उच्चारण किया, क्या किया, मध्य भाग से छोटे आ का। बड़े आ का उच्चारण आपने कहां किया, पश्च भाग से। ई आई का उच्चारण आपने अग्रभाग से, और ऊ का उच्चारण आपने कहां किया, पश्च भाग से। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे पास में कितने हैं, अग्र, मध्य और पश्च भाग। 3 भाग में जीभ की स्थिति होती है। जब आपने छोटे आ का उच्चारण किया तो वह मध्य भाग में रही, बड़े आ के उच्चारण में आपने जीभ को पीछे ले गए। उसी प्रकार से ई और ई का उच्चारण के लिए जीभ की स्थिति अग्रभाग में आ गई। ऊ के उच्चारण में, ऊ और ऊ के उच्चारण में आपने जीभ को पुनः पीछे खींचा। फिर आपने ए और आय के उच्चारण के लिए जीभ को पुनः अग्रभाग में स्पर्श कराया। उसी प्रकार से ओ और औ के लिए आपने पुनः जीभ को कहां ले गए, पश्च भाग में। यह है जीभ की स्थिति के आधार पर। याद करने जाओगे बड़ा कठिन है, सीख जाओगे तो याद करने की आवश्यकता नहीं। और एक्यूरेसी तब अच्छी होती है जब आप सीख जाते हो। ठीक है, परिभाषाएं लिखी हैं, इसमें आप परिभाषा देख लेंगे कि मध्य स्वर से कौन सा उच्चारण होता है। ठीक है, ओ ओ औ, ठीक है, ये ओ नहीं है, ये आ होगा बड़ा। ठीक है, और इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अंग्रेजी से आगत है ये, है ना, ग जा फा। उसके बाद में नुक्ता वाले वर्णों के बारे में भी बाद में चर्चा। अब आ जाते हैं वायु के निष्कासन के आधार पर। देखिए, वायु के निष्कासन में आप जब स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वायु केवल मुख से निकलती है, या मुख के साथ साथ नाक से भी वायु का निष्कासन होता है। मुख के साथ साथ किसका, नाक का भी आप प्रयोग करते हैं, है ना, हिमेश रेशमिया जैसे। जैसे मैंने कहा, ये लिखा है ए और ये लिखा है ए, जैसे बोलते हैं ना, क्या हो गया, ए, ऐसे। ये लिखा है और ये लिखा है हैं, ये अंतर है। अब आप जब स्वर पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम स्वर पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में चर्चा मैं अभी आपको अनुनासिक बताऊंगा, तब देख। मुख्य आधार पर तो सभी के सभी स्वर, जैसे आ ई ओ री ए आए ओ औ। अब इनके उच्चारण करने में वायु केवल कहां से निकल रही है, मुख से निकल रही है। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है मौखिक, मौखिक वर्ण या निर्नुनासिक या निर्नुनासिक भी कहा जाता है, मौखिक या निर्नुनासिक कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु केवल मुख से निकलती है, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, निर्नुनासिक या मौखिक कहलाते हैं। ठीक, और सभी के सभी स्वर, ये सभी स्वर आ गए, तो सभी स्वर कैसे हैं, मौखिक हैं या निर्नुनासिक हैं। लेकिन ये जो हैं बोलते हैं, जैसे ये लिखा है, ये क्या लिखा है, लोग पढ़ते हैं सिंचाई, नहीं सिंचाई नहीं है, सिंचाई है, क्या है, सिंचाई, है ना। ये क्या लिखा है, जैसे सांस, और ये क्या है, सांस।
एक सांस है और दूसरी सांस है ना। दोनों में क्या अंतर है? ये जो होती है मतलब ये वो है जो ये लेने नहीं देती, है ना, ये वो है जो ये लेने नहीं देती। भाई ये जो हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो है, और ये हमें मिल जाती है सौगात में, है ना। तो ये सांस है और ये सांस है। ठीक, जैसे आप लिखते हो, ये क्या लिखा है? हंस। और ये क्या लिखा है? हंस। तो जब आप मुख के साथ साथ क्या लिखे, नाक से भी प्राणवायु निकले, ऐसे क्या कहला जाते हैं हमारे पास में? ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? अनुनासिक। तो इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक कहते हैं। अब इसकी विस्तृत चर्चा जब हम करेंगे, जब चंद्र बिंदु और अनुस्वार को हमें पढ़ेंगे, तब इसके बारे में बताएंगे। अभी इतना याद रखें कि वायु के निष्कासन के आधार पर एक मौखिक और दूसरे अनुनासिक या निर्नुनासिक या अनुनासिक वर्ण होते हैं। और सभी के सभी स्वर, अभी हम स्वरों का वर्गीकरण देख रहे हैं, तो सभी के सभी स्वर कैसे होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं या मौखिक होते हैं। ठीक, अगला आधार क्या है हमारे पास में? चलिए, अगला आधार हमारे पास है, वायु का निष्कासन हो गया, प्राणत्व हो गया, जीव की स्थिति हो गई, चल। तो हमारे पास में यहां पे है, सबसे पहले हमने मात्रा काल के आधार पर देखा कि हमारे पास में क्या होते हैं। मात्रा काल के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं या वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है हमारे पास में दीर्घ स्वर, और कुछ किताबें मानती हैं, कुछ नहीं मानती हैं, तो हमारे पास में प्लुत स्वर है जो लंबा उच्चारण, एक मात्रा वाले, 2 मात्रा और 2 से अधिक। प्राणत्व के आधार पर हमने देखा, प्राणत्व के आधार से तात्पर्य क्या है? वर्णों के उच्चारण में लगने वाली प्राणवायु, जिसके आधार पर हमारे पास में एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु लगती है उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण, और जिसमें कम लगती है उसे अल्प प्राण। सभी के सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। घोषत्व के आधार से तात्पर्य है कंपन से, अर्थात वर्णों के उच्चारण में जब स्वर तंत्रिकाओं में क्या हो जाए? कंपन हो जाए। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? घोषत्व का आधार। इस आधार पर एक अघोष और दूसरा सघोष या घोष वर्ण होते हैं। ठीक है, घोषत्व के आधार। फिर जाते हैं मुख विवर के अनुसार। तो मुख विवर के अनुसार हमने देखा कि एक होता है विवृत, फिर होता है अर्ध विवृत, फिर हमारे पास में है अर्ध संवृत, फिर है हमारे पास पर संवृत। ठीक है, तो ये हमारे पास में 4 है। ठीक है, कौन कौन से? विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। विवृत मतलब जब पूरा मुख खुल जाए, बड़ा आ, तो वह क्या है? विवृत है। अर्धविवृत जिसमें कम खुले, छोटा आ, फिर उसके बाद आए, औ, इसमें क्या होगा? आधा खुलेगा। अर्धसंवृत में क्या है? ए और ओ। संवृत क्या है? जिसमें पूरा जकड़ जाए, ई उ, ये क्या है? संवृत। जीभ की स्थिति के आधार पर जीभ अग्रभाग में होती है, मध्य भाग में होती है, या तो फिर पश्च भाग में उपस्थित होती है। जब आप ई और ई का उच्चारण करते हो तो जीभ आगे होती है। ऐ का उच्चारण में जीभ आगे की ओर हो जाती है। अ बोलने पर मध्य भाग में होती है। बड़ा आ, ओ, ओ और औ,
का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ कहाँ जाती है, पश्च भाग में आ जाती है। वायु के निष्कासन के आधार पर हमने देखा कि एक मौखिक या इन्हें हम निर्नुनासिक या निर्नुनासिक कहते हैं, और दूसरे होते हैं अनुनासिक। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं, अनुनासिक। तो हमारे पास में दो वर्ण, दो प्रकार के वायु के निष्कासन के आधार पर हैं। प्राणवायु केवल मुख से निकलती है तो मौखिक या निर्नुनासिक, और मुख के साथ साथ नाक से निकल जाए तो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक। सभी के सभी स्वर मौखिक या निर्नुनासिक होते हैं। होंठ की स्थिति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, एक होते हैं गोलाकार, है ना, या वृत्ताकार, एक होते हैं आवृत्ताकार, ऐसे। तो उ ओ ओ औ के बोलने पर ओष्ठ कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, तो उन्हें हम गोलाकार कहते हैं। अ आ ई ए आए, इनके उच्चारण में होंठ कैसे नहीं होते, गोल नहीं होते, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, मुखाकृति के अनुसार पर हम कि यह कैसे हैं, आवृत्ताकार हैं। तो हमने इतने वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है। अगला जो टॉपिक है हमारा व्यंजन वर्ण का है। तो व्यंजन वर्ण की कक्षा में हम अगली कक्षा में क्या पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे। स्वर की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और इन क्लासेस को आप अच्छे से पढ़ ले, देख ले। यहाँ स्वर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने लगभग सारी चीजें बता दी हैं। केवल उच्चारण स्थल है स्वरों का। तो साथ में जब मैं एक साथ वर्गीकृत करूंगा व्यंजन वर्णों को, तो दोनों स्वर और व्यंजन दोनों को मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ आपकी स्वर की कक्षा होती है समाप्त, और अगली कक्षा हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों की। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।